लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फिर हमने उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। आज की क्लास में हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन कैसे निकालते हैं इस बात को सीखेंगे। वर्क डन निकालने का तरीका हमने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि फोर्स कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव है, तो उन दोनों के वर्क डन निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। पहली बात तो हमें यह पता करना होता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे, वो तरीका सीखेंगे। और उन सब के पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उससे हमें वर्क कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम अगर एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस आर, मतलब ठीक है, फोर्स का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये एक्सिस हम मान लेते हैं फोर्स की है, ये एक्सिस हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की है, जिस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और एक रफली ग्राफ हम मान लेते हैं इस तरीके से कुछ बनता है। ठीक है, तो अगर आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है तो आपको इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ये एरिया जो निकलता है वो A1 का है, और इधर का जो एरिया निकलता है वो A2 का है। मैथमेटिक्स में हम लोग एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं, और उसमें ये सीखते हैं कि जो भी एरिया हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना है, तो आपको वर्क डन सिंपली A1 माइनस A2 के सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा। ये A2 इसलिए नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे है, और A1 इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है। तो जितने भी एरिया ऊपर की तरफ होंगे वो सब पॉजिटिव माने जाएंगे, जितने एरिया नीचे की तरफ होंगे वो सब नेगेटिव माने जाएंगे, और इसकी मदद से आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको अगेन एक ग्राफ दिया है, लेट्स से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आती है। यहाँ पे आपको दिया है कि ये 100 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पे आपको दिया है कि ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, फोर्स न्यूटन में है। तो कोई जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू घटती जा रही है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और हमसे पूछता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इस बात को आप समझें कि इसके अंदर का जो एरिया आप निकालोगे वो वर्क डन होगा। अगर आप मान लो कि सिर्फ यहीं तक का एरिया निकालते, सिर्फ यहीं तक का एरिया निकालते, तो ये एरिया कम होता तो वर्क डन कम होता। लेकिन आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, इसके अंदर का एरिया बढ़ता जाएगा तो वर्क डन भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टोटल 5 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो इसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और जितना एरिया मैक्सिमम आएगा उतना वर्क डन मैक्सिमम आएगा, और जितना वर्क डन मैक्सिमम आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी मैक्सिमम आएगा। कितना एरिया आता है, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस कितना है, 5 के बराबर, हाइट कितनी है 100 के बराबर, तो ये आ जाएगा 250 जूल। ये वर्क डन हो गया। ठीक, वर्क डन निकालने के बाद इस बात को आप समझे, जो कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो जितने भी तरीके के फोर्सेस हैं, और हमको जो दिया है हमें ये मान के चलना है कि खाली यही एक फोर्स लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का पहला फॉर्म हम जो यूज करते हैं। अब ये वर्क डन जो आया है वो हमें पता है कि 250 जूल का आया है, तो यहाँ पे हम 250 लिख देंगे, और लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये आपको गिवन है। तो पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 250 जूल के बराबर आ जाएगी। यही इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितना उसने वर्क किया होगा। ठीक है,
तो ये एक प्रॉब्लम हो गई जिसमें हमने ये सीखा कि हम अगर एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया की मदद से हम वर्क डन निकाल सकते हैं और वर्क डन की मदद से जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। जो भी हमने पहले डिस्कशंस किए हुए हैं उसी के आगे वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और हम अब ये सीखेंगे कि इनके वर्क डन अलग अलग कैसे निकालने हैं, कंजर्वेटिव का कैसे निकालना है और नॉन कंजर्वेटिव का कैसे निकालना है। कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव अगर होता है तो हमने कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने इलास्टिक फोर्स पढ़ा है और फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है चार्जेस के बीच में वो भी कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो कंसंट्रेशन रहा है अभी तक वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग का जो इलास्टिक फोर्स होता है उन्हीं के बीच में रहा है। लेकिन और भी कई फोर्सेस हो सकते हैं इन दोनों के अलावा जो कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है ये कैसे पता लगाना है, तो उसका एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई भी फोर्स अगर आपको दिया होगा, कोई भी फोर्स अगर आपको दिया है, मान लो फोर्स दिया है हमको Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप। जनरली या मोस्टली अगर आप देखें तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या आई हैं वो उसमें सिर्फ दो डायमेंशंस कंसीडर करता है, एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड। तीनों के लिए नहीं पूछा जाता है और ना आज तक कोई क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे पता करना है ये बुक्स में भी नहीं दिया रहता है कि हमें कैसे पता करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर पूछा जाए कि कंजर्वेटिव है या नहीं है तब भी आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है और डिटरमिनेंट में आपको यहां लिखना है आई कैप, इधर लिखना है जे कैप, इधर लिखना है के कैप। यहाँ पे लिखना है डेल बाई डेल एक्स, यहाँ लिखना है डेल बाई डेल वाई, यहाँ लिखना है डेल बाई डेल जेड। मैंने आपको बताया था डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई या जेड। और यहाँ पे फिर तीसरे जो रो है उसमें लिखना है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तब हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, इस डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तभी वो फोर्स कंजर्वेटिव कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है तो हम कहेंगे देन फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ये मैंने 3 डायमेंशन के लिए बताया है, बट मैंने कहा कि मोस्टली अगर हमको 2 डायमेंशन के ही क्वेश्चन आते हैं तो 2 डायमेंशन के लिए पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अगर 3 डायमेंशन है तो चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको दिया है फोर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। ठीक है, और क्वेश्चन ये है फाइंड इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया इस डिटरमिनेंट को बनाना है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखनी है आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे आ गया डेल बाई डेल एक्स, इधर आएगा डेल बाई डेल वाई और इधर आएगा डेल बाई डेल जेड। और तीसरी रो में आएगा एफ एक्स। एफ एक्स जो आई कैप के संग लगा है उसको एफ एक्स कहते हैं। यहाँ पे आई कैप के संग एक्स स्क्वायर लगा है तो एक्स स्क्वायर, जे कैप के संग वाई और के कैप के संग जेड क्यूब। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है और चेक करना है कि क्या वो वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं आई कैप। ठीक, आई कैप लिखने के बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो हट जाती है, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होता है और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस का साइन आता है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या जेड क्यू। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाई डेल जेड
ऑफ कितना हो जाएगा ये वाई, ये आई कैप वाला टर्म आ गया। दूसरा टर्म आएगा माइनस जे कैप, ठीक है, आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप, तो ये हो गया माइनस जे कैप। अब इसका कैसे हम ओपन करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी जाएगी, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड क्यूब, ये आ गया पहला टर्म, माइनस अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के कैप। के कैप में ये वाला कॉलम और ये वाली रो फिर से हट गई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो हम जब y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ y वेरिएबल होगा, x और z कांस्टेंट होंगे। तो हमने अगर y से डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पे z क्यूब है तो z उस समय कांस्टेंट है क्योंकि y से डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये वाला टर्म जीरो। उसी तरीके से जब हमने z से डिफरेंशिएट किया है तो सिर्फ z वाले टर्म वेरिएबल होंगे, y वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो ये भी जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन x के साथ है लेकिन यहाँ पे z है तो z कांस्टेंट है उस समय तो जीरो हो गया। इसका डिफरेंशिएशन z के साथ है, ये x है तो ये कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो गया। इसका डिफरेंशिएशन x के साथ है और यहाँ y है तो अगेन जीरो हो गया। इसका y के साथ है x स्क्वायर तो ये भी जीरो हो गया। तो आप कह सकते हो कि इन सब का रिजल्ट मिला के जीरो आता है, और जब ये जीरो आता है तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर कि जो फोर्स हमको दिया गया है वो कैसा है, ये कंजर्वेटिव नेचर का है। इस तरीके से आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये फोर्स 3 डायमेंशनल ना देख के 2 डायमेंशनल दिया होगा तब भी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, तब भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल फोर्स है, मान लो आपको दिया है सिर्फ F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इसमें Z का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तब इसको कैसे पता करना है। अगेन यही डिटरमिनेंट वहां भी यूज होता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मतलब हम जब फोर्स y डायरेक्शन का है इसको x के संग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जो फोर्स x डायरेक्शन का है उसको y के संग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और ये दोनों वैल्यूज अगर सेम आती हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आती हैं तब आप कह सकते हो कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको कोई फोर्स दिया है, ठीक है, मान लो फोर्स दिया है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मान लो दिया है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। फाइंड इफ इट इज कंजर्वेटिव। ठीक है, हमको ये पता लगाना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो जो भी टर्म आई कैप के संग लिखा है ये एफ एक्स होता है, और जो भी टर्म जे कैप के संग लिखा है ये एफ वाई होता है। हमें एफ एक्स और एफ वाई पता चल गया। हमें जब डिफरेंशिएट करना है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई तो ये कितना आता है देखते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई कितना है, वाई एक्स स्क्वायर। जब x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो y इसके बाहर आ जाएगा, ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये 2x और y मिला के हो जाएगा 2xy। ये डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई हो गया। अब हमें निकालना है डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स, मतलब अब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, किसको, x के फोर्स को। x का फोर्स कितना है, एक्स वाई स्क्वायर, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन y से है तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x बाहर आ जाएगा और डेल बाई डेल वाई ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर की वैल्यू 2y के बराबर आ जाएगी, तो 2y और x मिला के 2xy हो गया। तो जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने आपको बताया आप कह सकते हो कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो आंसर हम लिख देंगे कि द फोर्स इज कंजर्वेटिव।
ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है ये पता लगा सकते हो। इन जनरल आप ये मान के चलो, ठीक है, पता लगाने के लिए ठीक है ये तरीका है। बट अगर आपको कभी भी कोई भी फोर्स कुछ ऐसा दिया हुआ है जहां पे एक्स डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, इसमें वाई और जेड के टर्म नहीं आए हैं, वाई डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ वाई में डिपेंड करता है और जेड डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ जेड में डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 100 कुछ भी हो, सिर्फ एक्स होना चाहिए, यहां पे सिर्फ वाई होना चाहिए और यहां पे सिर्फ जेड होना चाहिए, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कंजर्वेटिव ही आएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से दे दिया जाए एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स के फोर्स में एक्स भी है वाई भी है और वाई के फोर्स में एक्स भी है वाई भी है, तो ऐसे केसेस में आपको चेक करना पड़ता है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि कंजर्वेटिव है, तब तो कोई, जब ऑलरेडी x यहां पर है, सिर्फ y यहां पर है, z यहां पर है, तो डायरेक्टली कंजर्वेटिव हो जाएगा। अदरवाइज आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कंजर्वेटिव है या नहीं। अब अगर फोर्स हमने पता लगा लिया कंजर्वेटिव है या नहीं है और उनके वर्क डन निकालने होंगे, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं इस पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये पहले से पता है, ठीक है, अगर हमको ये पहले से पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पहले हम लोग देखेंगे वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये कोई नया तरीका नहीं है, इसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो मान लो लिखा है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये कोई कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑलरेडी हमको दिया है, सॉरी एफ एक्स डी एक्स नहीं, आई एम सॉरी, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हमको ऑलरेडी दिया है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब इस कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमें ये सीखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो वर्क डन कैसे निकालना है। मैंने आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस पहले बताया था, तो हमको उसी तरीके से करना है, बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर ये एफ एक्स सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, एफ वाई सिर्फ वाई पे डिपेंड करता है, एफ जेड सिर्फ जेड पे डिपेंड करता है, तो पहला स्टेप जो है इसमें आप लिखेंगे एफ एक्स के फोर्स ने अगर डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया, एफ वाई के फोर्स ने अगर डी वाई का डिस्प्लेसमेंट दिया और एफ जेड के फोर्स ने अगर डी जेड का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये इन तीनों के डिफरेंशियल वर्क डन हो गए अपने अपने डायमेंशन में। और जब टोटल वर्क डन हमें निकालना होता है तो हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होता है, और इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा कि अब इंटीग्रेशन में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो ये बात है कि अगर एफ एक्स सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा था, एफ वाई सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा था और एफ जेड सिर्फ जेड पे डिपेंड कर रहा था, अगर ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स है कि एफ एक्स इस सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एफ एक्स जो है ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन एक्स, जो एफ वाई है वो सिर्फ डिपेंड्स ऑन वाई है, और जो एफ जेड है ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन जेड है। अगर कोई ऐसा फोर्स है तो उसके लिए आपको वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और आप लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 फ्रॉम y1 टू y2, ये आपको बताएगा कि कहां से कहां गया है, फ्रॉम z1 टू z2। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें यहां से वर्क डन मिल जाएगा। और ऐसा तरीका कब यूज करेंगे, जब फोर्स कंजर्वेटिव है और x का फोर्स सिर्फ x में डिपेंड कर रहा है, y का सिर्फ y में और z का सिर्फ z में। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, देन फाइंड द वर्क in displacing the particle from 0, 0, 0 to 1, 1, 1। ठीक है, यहां से यहां डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि x का फोर्स सिर्फ x पे डिपेंड किया है, y का फोर्स सिर्फ y पे डिपेंड किया है और z का फोर्स z पे डिपेंड किया है। तो ये कंजर्वेटिव भी है
और ये तरीका लगाया जा सकता है। तो वर्क डन हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ वाई कितना है वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस एफ जेड कितना है जेड क्यूब डी जेड। कहां से कहां तक, ओरिजिन से 1,1 तो 0 से 1 तक गया x भी, 0 से 1 तक गया y भी, 0 से 1 तक गया z भी। ठीक है, और फिर हम यहां पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट 0 to 1 है। यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट अगेन 0 to 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा z के बाद 4/4, लिमिट अगेन 0 to 1। क्योंकि लिमिट 0 to 1 है तो ये बचेगा 1/2, ये बचेगा 1/3 और ये बचेगा 1/4। ठीक है, अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 12 आ जाएगा, और अगर एलसीएम 12 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12, 6 4 10 और 3 13, 13/12 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कि वर्क कंजर्वेटिव है तो कैसे वर्क डन निकालना है, और x का फोर्स x पे डिपेंड करता है, y का फोर्स y पे और z का फोर्स z पे। कई बार ऐसा होगा कि x का फोर्स सिर्फ x पे डिपेंड ना करके y पर भी डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव रहेगा लेकिन अब वो y पे भी डिपेंड करने लगेगा, और उसी तरीके से जो y का फोर्स है वो सिर्फ y पे डिपेंड ना करके हो सकता है x पे भी डिपेंड करने लगे। तो ऐसे केसेस में कैसे करना है, ठीक है, तो इसी का मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं कि एक वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का पहला पार्ट हो गया। अब मान लो एफ एक्स जो है डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, ठीक है, और जो एफ वाई है ये भी डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें कैसे करना है, और अगर ऐसा होगा तो z नहीं देगा क्योंकि उसमें चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर z भी देगा तो वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा होगा, फिजिक्स का नहीं होगा। तो हम अगर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो आपको कभी भी आएगा तो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए आएगा, और 2 डायमेंशन के लिए मान लो आपको क्वेश्चन दिया है तो उसमें वर्क डन कैसे निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए ये जो स्टेप था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, इसी स्टेप का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अब कैसे आगे बढ़ना है ये आपको समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए अच्छा यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं फर्स्ट केस लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने पहले भी लिखा था, उसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं फर्स्ट केस में, और सेकंड केस तब है जब x का फोर्स x के अलावा y पर भी डिपेंड करता है तो क्या करना है। तो आपको ये वाला स्टेप लिखना है और फिर क्वेश्चन को देखना है कि हमें कैसे अप्रोच करना है। तो उसको मैं किसी एग्जांपल से ही समझा सकता हूं। तो एग्जांपल ये है कि आपको दिया है कि इफ f इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यही फोर्स दिया था और मैंने कहा था पता करो कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, और आपने पता किया था कि कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले आपसे ये पता करवाए कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप पता कर लोगे कंजर्वेटिव है या नहीं है। फिर बोलता है फाइंड द वर्क इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम 0,0 टू a,a। ठीक है, ऐसा कुछ दिया। तो देखो इसको करने का तरीका अलग होता है, जैसा मैंने पहले ही कहा है। तो आपको सबसे पहले ये लिख देना है कि dw इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और इसके लिखने के बाद जो एफ एक्स है वो यहां पे रख दो। एफ एक्स कितना है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, और एफ वाई कितना है वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो यहां पे x है लेकिन y भी है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो y के संग वेरिएबल माना है लेकिन x भी है, तो हम यहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं ऐसे केसेस में। तो फिर हमें अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, ये वाला अगर आएगा तो ये नीट में नहीं आएगा, ये आएगा तो आईटी में ही आ सकता है, तो उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत क्योंकि पड़ती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको यहां तक आप पहुंच गए हो
तो उसके बाद अगर आपसे बोलता है कि वर्क डन निकालना है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ बातें जो सीखते हैं वो मैं आपको यहां बता दूं। जैसे मान लो, हाँ, प्रोडक्ट रूल जो होता है, वो प्रोडक्ट रूल होता क्या है? जैसे अगर मैं मान लूं कि प्रोडक्ट रूल निकालना है u डॉट v का, तो हम u को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट करते हैं, और v को कांस्टेंट रख के u को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। ये हमें दो टर्म जो मिले हैं वैसे ही दो टर्म यहां पर है। अब हमें ऐसा समझना है कि ये जो आया है ये एक साथ किसी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, ये एक साथ किसी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, तो वो ब्रैकेट कौन सा होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे u कितना है, एक्स वाई स्क्वायर, और v कितना है, x है। ठीक है, तो ये एक्स वाई स्क्वायर यहां पे आ गया और ये x आ गया। तो अगर हम एक्स वाई स्क्वायर और x दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप खाली इसे कंपेयर करो, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया u और x हो गया v। यहां पे कहता है वाई एक्स स्क्वायर हो गया v और y हो गया u। तो आप चाहे यहां से इसको u और यहां से v मानो, या यहां से इसको v और यहां से u मानो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम एक्स वाई स्क्वायर को u मानते हैं और x को v मानते हैं, और हमें यहां पे u इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ये एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता, या वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता। लेकिन एक बार आपको उसके आगे का स्टेप चेक करना पड़ेगा। ये खाली मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे लिखना है, ये कांस्टेंट नहीं बताता है, क्योंकि अगर यहां पे कोई कांस्टेंट होता, मान लो मैं यहां 2 लिख देता, तो ये कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन हमें यहां से नहीं मिल रही है, तो वो कांस्टेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि ये जो है ये u है, ठीक है, और ये जो है ये v है, और हमें चाहिए u इंटू वी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे मैथमेटिक्स में इसी फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर, पहले हमने मान लो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, तो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स नहीं होता है 2x होता है, प्लस अब हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेंगे और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y। तो एक्चुअली जो d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये होगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर 2 नीचे आ जाएगा, 2 को कॉमन लेके नीचे भेज दो। एक बार आप इतना समझ गए तो अगर आप यहां देखें, अच्छा एक चीज मैं यहां मिस कर गया, ऐसे नहीं होगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x तो होगा ही, साथ में dx भी आएगा। x जैसे x का डिफरेंशिएशन dx होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx आएगा। उसी तरीके से यहां पर हम आपके एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेंगे और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y तो आएगा ही, लेकिन साथ में dy भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हैं और 2 को कॉमन लेके नीचे आ जाते हैं, तो यहां पे बचेगा वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखें तो ये वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, तो यही चीज जो है ये इसके बराबर हो जाएगी। और एक बार आपने इसको उसके बराबर कर दिया तो डी डब्ल्यू का जो वर्क डन है इसमें इस पूरे टर्म के बदले हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म के बदले ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ये 2 एक कांस्टेंट है, मतलब 2 नीचे जो है कांस्टेंट, आप इसको 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब आपने एक बार इसको एक्स ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो अब आप इंटीग्रेट करेंगे और कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू हाफ टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का z होता है, d ऑफ w का w होगा और d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0,0 से लेकर वो a जा रहा है, दोनों है एक्स वाई तो दोनों लिखने पड़ेंगे, और ये वर्क डन हो जाएगा हाफ ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dw का w था, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक है, 0,0 से a, जैसे हम एक लिमिट पुट करते हैं वैसे दोनों की लिमिट एक संग पुट करेंगे और ये हो जाएगा हाफ ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स भी ए वाई भी है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ये जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए की पावर 4/1/2। इतना वर्क डन यहां पे हमको मिलता है। ठीक है, तो ये वर्क डन निकालने का जो तरीका है ये तब का तरीका है जब हमको x का फोर्स सिर्फ x में ना देके किसी और में दिया होगा, y का फोर्स सिर्फ y में ना देके किसी और में दिया होगा। इसको आपको मान लेना है, इसमें कंपेयर करना है, इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है, और हमें यहां चाहिए d ऑफ u v, तो हमने u और v को मल्टीप्लाई कर दिया तो d ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। लेकिन कांस्टेंट हमें नहीं मिलता है, तो कांस्टेंट को निकालने के लिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x dx, फिर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई स्क्वायर का 2y dy। इसके लिखने के बाद ये 2 को यहां से कॉमन लेके नीचे ले जाएंगे, और अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक्स वाई स्क्वायर dx है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई dx है, वाई एक्स स्क्वायर dy है, वाई एक्स स्क्वायर dy है, तो इसकी वैल्यू जो है ये इतनी हो जाएगी। और एक बार इसकी वैल्यू इतनी हो गई तो हमने dw को उसके बराबर कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, यहां पे dw का इंटीग्रेशन w आ जाएगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। पार्टिकल कहां से कहां गया है, 0,0 से a, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 था, फाइनल कोऑर्डिनेट a, था, पुट किया और आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जैसा कि हमने आज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन निकालने के बारे में सीखा। मैं अभी तक आपको कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन आज आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आता है तो फिर उसका वर्क डन कैसे निकालना है। ठीक है, हमने ये भी सीखा था लास्ट क्लास में कि अगर आपको u दिया है तो f निकालना होता था। तो कैसे निकलता था, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर करते थे तो f आ जाता था। ठीक है, या हमने ये सीखा था कि fx निकालना है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, fy निकालना है तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो अगर आपको u दिया है तो आप फोर्स बता सकते हो, तो इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए कि फोर्स दिया है तो u निकाल सकते हो। लेकिन जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी u पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है। तो अगर आपको u दिया है तो आप f निकालना सीख गए थे, लेकिन अगर f दिया है तो u कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे। और ये सारी चीजें जाकर आप 12th क्लास में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो वहां भी यूज होती हैं। वहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, वो 12th का पार्ट है। बट जो मेथड है वो एग्जैक्टली सेम है जो हम यहां पे पढ़ेंगे कि फोर्स से यू से फोर्स निकालने का तरीका हमने सीख लिया था, अब फोर्स से यू निकालने का तरीका नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है।